तो बच्चों कैसे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल अमृत विद्या क्लासेस पे। जैसे आपने कमेंट के माध्यम से बोला कि सर 9th क्लास का जो एनसीईआरटी टॉपिक नंबर 2 उत्तक है उसको अच्छे से वीडियो के माध्यम से आप मुझे समझाइए। अगर आप कहें और मैं ना करूं ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अमृत विद्या क्लास आप ही के लिए तो बना है, आप ही जैसे बच्चों के लिए बना है जिनकी कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं किसी भी टॉपिक से। तो आप टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि अमृत विद्या क्लासेस आप ही के प्रॉब्लम को सॉल्व करने आए हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि उत्तक क्या है और उत्तक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी खोज कौन किया था, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इन सारी बातों को मैं पहले डिस्कशन कर देता हूं। उसके बाद मैं आता हूं उत्तक पे, उसके टॉपिक बाय जितने भी एनसीईआरटी में टॉपिक है, हेडिंग है, उन सभी हेडिंग को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो इस वीडियो में मैं आपके जितने भी पेड़ पौधों के जो उत्तक है उनको सारा डिटेल में शेयर करूंगा। बस आप पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छा लगेगा तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर बनता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि उत्तक के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले देखें कि उत्तक क्या है क्या नहीं है। मैं पहले इसको समझा देता हूं कि उत्तक की खोज किसने की थी, शब्द का प्रयोग किया था, शब्द किसने दिया था, सबसे पहले उसको जानना जरूरी है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि उत्तक शब्द सबसे पहले दिए थे जिस वैज्ञानिक का नाम था, उनका नाम था एनग्रीव। कौन दिया था उत्तक शब्द का? उत्तक शब्द दिए थे एनग्रीव। और उस शब्द का प्रयोग जो सबसे पहले आपसे पूछेगा तो आप बाइचेट का नाम दीजिएगा। क्या दीजिएगा? प्रयोग कौन किया था? तो बाइचेट। और सबसे पहले शब्द का प्रयोग कौन किया था, यानी शब्द कौन दिया था? तो एनग्रीव। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उत्तक शब्द सबसे पहले किसने दिया था, तो एनग्रीव। और शब्द का प्रयोग किसने किया था? बाइचेट। ये बात समझ में आ रही है। उसके बाद सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है कि जैसे उत्तक का अध्ययन हमेशा जो है, अक्सर आप देखते होंगे कि जो खेती के वैज्ञानिक होते हैं, उसी तरह अदर सेक्टर के वैज्ञानिक, जैसे मान लीजिए कि जो किडनी का जो अध्ययन करता है, जैसे उसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रोलॉजी, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, हड्डियों के अध्ययन को हम लोग ऑस्टियोलॉजी। तो ये सब जो है अध्ययन, ठीक उसी तरह उत्तकों का भी अध्ययन किया जाता है, इसकी पढ़ाई की जाती है। तो जब हम उत्तक का अध्ययन होगा तो उसे क्या कहेंगे? कई बार पूछा जाता है, उसे हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। अब इस अध्ययन की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? ये कई बार पूछा गया है कि उत्तकों का अध्ययन सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? तो याद रखिएगा, मार्सेलो मेलपिगी। कौन किया था? मार्सेलो मेलपिगी ने उत्तक का अध्ययन सबसे पहले किया था। इसीलिए मार्सेलो मेलपिगी को फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि उत्तक के जनक कौन हैं, तो मार्सेलो मेलपिगी। याद हो गया? इतनी बात समझ में आ रही है। अब हम जानेंगे कि उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आप उत्तक को पहचानिए कि उत्तक होता क्या है। तो मैंने यहाँ पर खूब अच्छे से एक बहुत ही शॉर्ट तरीके में आपसे बताने जा रहा हूं कि उत्तक जो होता है वो समान कोशिकाओं के समूह को कहते हैं। जो एक जैसा जो कोशिका होता है वो एक जैसा दिखेगा, एक जैसा कार्य करेगा। तो इस प्रकार की कोशिकाओं के ग्रुप को हम उत्तक कहते हैं। ये बात समझ में आ रहा है कि समान कोशिकाओं के समूह को जो किसी एक कार्य को करते हैं, एक जैसे कार्य को करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उत्तक कहते हैं। एक है, जैसे कि एग्जांपल समझिए कि आपने देखा होगा कि जब घर बनता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? ईंट को लाते हैं। ईंट से क्या होता है? दीवार बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? ध्यान से सुनिएगा, पहले हम ईंट लाते हैं, उसके बाद दीवार बनाते हैं। जब दीवार बन जाता है तो एक कमरा बन जाता है, और जब सारे कमरा बन जाते हैं तो एक हम बोलते हैं कि ये हमारे सपनों का घर बन गया। उसी तरह कोशिका जब ढेर सारा एक जगह इकट्ठा हो जाता है उसे हम उत्तक बोलते हैं। और उत्तक क्या करता है कि अंग का निर्माण करता है। क्या करता है? ऑर्गन का निर्माण करता है। और यही अंग जो है मिलकर अंग तंत्र यानी बॉडी का निर्माण हो जाता है। तो ये बात आपको समझ में आए कि उत्तक का योगदान हमारे शरीर में क्या है। कोशिका से बना उत्तक, उत्तक से बना अंग, और अंग से बना अंग तक। ठीक उसी प्रकार ईंट से दीवार, दीवार से कमरा, और एक छोटा सा सुंदर सा घर। हर किसी का सपना है कि अपने पूरी लाइफ में एक सुंदर सा घर जो है मैं भी बनाऊं। तो ठीक उसी प्रकार उत्तक हमारे बॉडी को क्या कर रहा है? बनाने में मदद कर रहा है। तो ये इतनी बात समझ में आ गई। तो इतनी बात समझ में आ गई तो अब हम समझते हैं कि उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। उत्तक जो है दो प्रकार के होते हैं, एक पादप उत्तक जिसे प्लांट टिश्यू कहते हैं, दूसरा जंतु उत्तक जिसे एनिमल टिश्यू के नाम से जानते हैं। मैं इस वीडियो में आपको जो है प्लांट टिश्यू यानी पादप उत्तक के जितने भी टॉपिक हैं, छोटे से छोटे टॉपिक को मैं आपको डिस्कशन करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आपको इसके बाद दोबारा टिश्यू पढ़ने की जरूरत नहीं है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे बोर्ड एग्जाम की तैयारी, चाहे 9th में हो, किसी भी क्लास में हो, उत्तक से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आइए अब हम समझते हैं कि पादप उत्तक क्या है, पादप उत्तक के प्रकार क्या क्या है, उनके सारे डिटेल को मैं आपको बताने जा रहा हूं। अच्छे से वीडियो में बने रहिएगा।
अब आइए बच्चों समझते हैं कि पादप उत्तक क्या कितने प्रकार के होते हैं, फिर उनकी कितने टाइप्स होते हैं, उनका काम क्या है, उनके अलग अलग फंक्शन क्या है, उन सभी को जो मैं आपको अब से 5 मिनट में बताने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसके बाद अगर आपको लगे कि टिश्यू फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप मेरे चैनल पे अनसब्सक्राइब हो जाइएगा। सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं और मेहनत करूंगा ताकि आपको जो है बेहतर से बेहतर तरीके एनसीईआरटी के टॉपिक को समझा सकूं। तो सबसे पहले आप समझते हैं कि पादप उत्तक को कितने भागों में बांट दिया गया। ध्यान से सुनिएगा और बहुत ही डिटेल में मैं आपको देखिए एक छोटे से माध्यम में आपको पूरा पादप उत्तक के जो क्वेश्चन होते हैं वो अब नहीं छूटेंगे। तो मैं एक छोटा सा तरीका, शॉर्ट तरीका में आपको बताने का प्रयास करूंगा ताकि आपके पास एक पादप उत्तक से रिलेटेड फंक्शन जो है वो आपको याद हो जाए। तो सबसे पहले पादप उत्तक को क्या किया गया, दो कैटेगरी में बांट दिया गया। एक होता है विभाज्योत्तक उत्तक और दूसरा होता है स्थायी उत्तक। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और इसे बोलते हैं हम लोग परमानेंट टिश्यू। तो सबसे पहले हम विभाज्योत्तक उत्तक के बारे में समझ जाते हैं। देखिए नाम से पता चल रहा है विभाज्योत्तक। विभाज्योत्तक का मतलब होता है कि विभाजन। विभाजन का मतलब होता है कि हमेशा जो है इस प्रकार के टिश्यू में विभाजन होते रहता है, ठीक है। लेकिन ये अस्थाई है, ये तो फिक्स है। अगर आपका घर होगा आपके पिताजी के नाम पर तो वो तो परमानेंट है, लेकिन आपके घर में कोई रेंट वाला है वो तो परमानेंट नहीं है, तो उसको अस्थाई बोलते हैं। तो ये विभाजित नहीं होता है, ये उत्तक पेड़ पौधों में विभाजित नहीं होता है। अस्थाई है तो फिक्स है, तो इसमें कोई विभाजन नहीं होता है। लेकिन विभाज्योत उत्तक में हमेशा विभाजन होते रहता है, लगातार विभाजन होते रहता है। तो विभाज्योत्तक उत्तक किस आधार पे है, तो ये विभाजन के आधार पर। इसको कितने कैटेगरी में बांटा गया, तो इसे 3 कैटेगरी में बांटा गया। देखिए पहला है शीर्ष विभाज्योत्तक उत्तक, पार्श्व विभाज्योत्तक उत्तक, अंतर्वेशी विभाज्योत्तक उत्तक। क्लियर है। इसको इंग्लिश में हम लोग एपिकल बोलते हैं, इसको लेटरल बोलते हैं, इसको इंटरकैलरी बोलते हैं। याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि विभाज्योत्तक उत्तक में शीर्ष विभाज्योत्तक उत्तक का कार्य क्या है, इसके वर्ग क्या है। तो ये क्या है, नाम से पता चल रहा है शीर्ष, ये पेड़ पौधों की लंबाई को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि तार का पेड़ देख लीजिए, क्या है, नारियल का पेड़ देख लीजिए, खजूर के पेड़ देख लीजिए, मतलब जितने लंबे लंबे पेड़ हैं उसमें सबसे ज्यादा जो टिश्यू पाया जाता है वो कौन सा टिश्यू है, तो वो शीर्ष विभाज्योत्तक उत्तक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पेड़ पौधों में लंबाई को बढ़ाने वाले उत्तक का नाम क्या है, तो ये शीर्ष विभाज्योत्तक उत्तक। क्लियर है। दूसरा आप देख रहे होंगे पार्श्व विभाज्योत्तक, जिसे हम लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के नाम से जानते हैं। आखिर ये लेटरल का काम क्या है, पेड़ पौधों में पार्श्व विभाज्योत्तक उत्तक का वर्ग क्या है, तो ये क्या करता है, पेड़ पौधों में मोटाई बढ़ाने का काम करता है। क्या करता है, पेड़ पौधों में मोटाई बढ़ाने का। क्लियर है। और इसकी एग्जांपल जैसे देखेंगे बरगद का पेड़ खूब वो मोटा रहता है कि नहीं, तो उसमें सबसे ज्यादा जो उत्तक पाया जाता है वो पार्श्व विभाज्योत्तक उत्तक या लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के नाम से जानते हैं। तो जो पेड़ पौधे जो ज्यादा मोटे होते हैं उसमें कौन सा उत्तक, तो पार्श्व विभाज्योत्तक उत्तक। जैसे एग्जांपल में बरगद हो गया, पीपल हो गया, यानी जितने भी मोटे मोटे वृक्ष होते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो टिश्यू होता है वो पार्श्व विभाज्योत्तक होता है। जो एकदम पेड़ पौधे लंबे होते हैं उसमें कौन सा उत्तक, तो ये शीर्ष विभाज्योत्तक उत्तक। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तीसरा हमको देख रहे हैं, तीसरा आप देख रहे हैं अंतर्वेशी, जिसको हम लोग इंटरकैलरी टिश्यू के नाम से जानते हैं। इसका वर्ग क्या है, तो ये जो है बहुत ही छोटे पौधे में पाया जाता है, बहुत ही छोटा, जैसे घास हो गया। इसकी खासियत सबसे बड़ी क्या है, इसकी घास देखिए, इसकी खासियत क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये जमीन है और इसमें ये घास उगा हुआ है ना, ये घास उगा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, ये जो टिश्यू है वो अलग अलग होते हैं, जैसे यहाँ पर भी होंगे, यहाँ पर भी होंगे, यहाँ पर भी होंगे, यहाँ पर भी होंगे, यहाँ पर भी होंगे और यहाँ पर भी होंगे। तो अक्सर क्या करता है कि जो घास काटने जाता है खुरपी से, तो वो क्या करता है, इस पार्ट को हटा देता है। तो जैसे इस पार्ट को काट कर लेके चला जाता है, अगले दिन फिर आता है तो वो क्या होता है, फिर से वो घास ऐसे बढ़ने लगता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि जो घास के पौधे होते हैं उसमें जो अंतर्वेशी जो टिश्यू होते हैं वो अलग अलग यानी कुछ दूरी पर होते हैं। यही कारण है कि जब ऊपर वाले पार्ट को काट लेते हैं तो ये नीचे वाले टिश्यू से फिर ये क्या हो जाता है, ऊपर उगने लगता है। अगर इसको पूरी तरह से हटाना तो आपको क्या करना
खुरपी से इसको खरोच कैसे हटा देना पड़ेगा, तब ये अगले दिन से ये पौधा नहीं उगेगा। तो जैसे एग्जांपल में अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटे पौधे जो छोटे जैसे घास हो गया, अब कहेंगे कि देखिए घास बांस है क्या, उसमें अंतर्वेशी पाया जाता है, तो बांस भी एक प्रकार की घास की सबसे बड़ी प्रजाति है। तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि घास की प्रजाति होती है, तो ऑप्शन में बांस भी रहेगा। तो बांस को भी देखेंगे जब आप काट देते हैं तो इसको जो है फिर ये उगना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसमें अंतर्वेशी जो है वो दूरी दूरी जगह पर पाया जाता है। अगर इस पार्ट को काट देते हैं फिर वो उगना शुरू हो जाता है। तो मैं आपको पूरी तरह से आश्वासन देता हूं कि आपको विभाज्योतक उत्तक की ये जितने भी टाइप हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर से एक बार देखते हैं जल्दी जल्दी। शीर्ष उत्तक क्या कर रहा है? लंबाई को बढ़ा रहा है, पेड़ पौधों की लंबाई को बढ़ाता है, जैसे तार, नारियल, खजूर, ये सब। पार्श्व विभाज्योतक उत्तक क्या कर रहा है? मोटाई को बढ़ाया, जैसे बरगद, पीपल और भी वृक्ष जो मोटे मोटे होते हैं। और अंतर्वेशी ऐसे छोटे छोटे पौधों में पाए जाते हैं जो उसको जानवर जो है उनको डर लगता है, जानवर हमसे खा जाएंगे, तो जब जानवर उसको खाता है तो फिर वो अगले दिन उग जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो उत्तक होते हैं वो दूर दूर होते हैं। तो ये विभाज्योतक उत्तक आपको क्लियर हुआ। उम्मीद करूंगा कि बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। अच्छा समझ में आ रहा होगा तो कृपया करके अपने भाई को ढेर सारा प्यार दीजिएगा ताकि मैं और भी कॉन्सेप्ट आपको समझाने का प्रयास करूं। अब आइए हम चलते हैं परमानेंट टिश्यू में। परमानेंट टिश्यू को दो टाइप में बांट दिया गया, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्लियर है। एक अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के? दो तरह के, एक सरल अस्थायी उत्तक और एक जटिल उत्तक। अब सरल अस्थायी उत्तक को तीन पार्ट में बांट दिया गया है। इसको समझिएगा, कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और ये टेक्निकल चीज है, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझिएगा, मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करूं। सरल अस्थायी उत्तक को तीन भागों में बांटा गया है। पहला पैरेन्काइमा, दूसरा कोलेन्काइमा और तीसरा स्केलेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या करता है? पॉ से पैरेन्काइमा, पॉ से पैरेन्काइमा और पॉ से क्या करता है? पैकिंग। पॉ से पैकिंग यानी पेड़ पौधों में जो भोजन को पैक करता है, संग्रह करता है, वो कौन सा उत्तक? तो पैरेन्काइमा। क्लियर है। पैरेन्काइमा को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है क्लोरेन्काइमा और एक होता है एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा क्या करता है? अक्सर आपसे पूछेगा कि क्या पैरेन्काइमा भोजन बनाता है या नहीं बनाता है। तो पैरेन्काइमा, कुछ पैरेन्काइमा ऐसे होते हैं जो भोजन को बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो उस क्लोरोफिल के मदद से वो भोजन को क्या करता है? बनाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक चीज है कि पैरेन्काइमा भोजन को क्या करता है? इकट्ठा करता है, स्टोरेज करता है। और पैरेन्काइमा के दो भाग होते हैं, कौन सा? एक क्लोरेन्काइमा और एक एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा क्या होता है कि कुछ पैरेन्काइमा ऐसे होते हैं जिसमें जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, और जिसमें क्लोरोफिल पाया जाए उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो वो भोजन को क्या करेगा? बनाना शुरू कर देगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैरेन्काइमा भोजन बनाता है या नहीं बनाता है। तो कुछ पैरेन्काइमा भोजन को भी बनाते हैं, और ये पैरेन्काइमा पेड़ पौधे के अनेक भागों में पाए जाते हैं, चाहे जड़ हो, चाहे तना हो, चाहे पत्ती हो। क्लियर है। लेकिन ज्यादातर ये क्लोरेन्काइमा कहाँ मिलेगा? तो आपको पत्ती में मिलेगा, क्योंकि पत्ती में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। दूसरा इसका प्रकार है एरेन्काइमा। एरेन्काइमा का सबसे बड़ी खासियत और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये ऐसे पौधे में पाए जाते हैं जो पौधा पानी में तैरता है। कौन सा उत्तक? तो एरेन्काइमा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि जल में जो पौधे तैरते हैं वो किस उत्तक की मदद से वो तैरते हैं, तो याद रखिएगा क्या नाम है उसका? एरेन्काइमा। क्या नाम है? एरेन्काइमा। कोलेन्काइमा क्या होता है कि कोलेन्काइमा देखिए उत्तक एक ऐसा उत्तक होता है जो पेड़ पौधों में लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी का गुण रखता है। जैसे अक्सर आप देखते होंगे कि पेड़ पौधे जब आंधी तूफान आते हैं तो वो ऐसे 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 लचीले होते हैं। नहीं तो आप बचपन में जो है पेड़ पौधे से अगर झूले होंगे, आज के बच्चे तो मान लीजिए कि नहीं झूल रहे हैं। जैसे हम लोग कभी कभार जो है अपने गाँव के साइड में एक पेड़ होता था जो मोटा मोटा पेड़ होता तो उसी से हम लोग क्या करते, उसके टहनी से झूला झूलते थे। तो उसके में जो फ्लेक्सिबिलिटी आ रहा है, उसके में क्या हो रहा है? फ्लेक्सिबिलिटी आ रहा है। तो जो पौधे में जो लचीलापन होता है वो किस उत्तक की वजह से होता है? तो कोलेन्काइमा से होता है। क्लियर है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा स्केलेन्काइमा बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केलेन्काइमा क्या करता है? पेड़ पौधों में प्रोटेक्शन का काम करता है, सुरक्षा देता है। अक्सर आप देखते होंगे कि जितने भी पौधे होते हैं उनके ऊपर जो है एक पतली पतली छाल पाई जाती है। वो क्या करती है कि पेड़ पौधे के अंदर वाले जो प्रक्रियाएं हो रही हैं उसको सुरक्षा देता है ताकि उसको बाहरी आघातों से बचा सके। तो अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए कि पेड़ पौधे में कौन सा उत्तक है जो सुरक्षा प्रदान करता है, तो सीधे आपका आंसर रहेगा स्केलेन्काइमा। क्या होता है? स्केलेन्काइमा। तो इस तरह से सरल अस्थायी उत्तक के तीनों पार्ट आप समझ गए। तो अगर आप समझ गए होंगे कि तो अब आइए जटिल उत्तक में, जिसे हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू के नाम से जानते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो टाइप के होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम में अंतर क्या है? जाइलम देखिए, जौ से याद रखिएगा जाइलम और जौ से याद रखिएगा जल।
जाइलम क्या करता है कि जमीन के अंदर से जड़ क्या करता है, जल को और खनिज लवण को वो क्या करता है, खींचता है, और जाइलम इस जल और खनिज को पूरे पेड़ पौधों के भागों में क्या करता है, पहुंचा देता है। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन पूछेगा कि जाइलम उत्तक किस प्रकार के उत्तक हैं, तो सबसे पहले जवाब देना है कि जटिल उत्तक हैं। फ्लोएम किस प्रकार के उत्तक हैं, तो जटिल उत्तक हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है। अब फ्लोएम का समझिए। फ्लोएम का काम क्या है कि जब ये भाई साहब जल को और खनिज को पत्तियों तक पहुंचा देते हैं, वहां पर भोजन बनना तैयार हो जाता है, और जब भोजन बन जाता है पूरी तरह से, तो ये फ्लोएम क्या करता है कि उस भोजन को लेकर पेड़ पौधों के अन्य भागों तक पहुंचा देता है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो उम्मीद करेंगे कि आपको पादप उत्तक अब जो है बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आएगा तो फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आप मुझसे जुड़िए। और विश्वास के साथ मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा और एनसीईआरटी का एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि इस टॉपिक से मैं टॉपिक छोड़ दूं, जो टफ है उसको छोड़ दूं और जो इजी है वो आपको बता दूं। क्योंकि मेरा मानना है कि किसी के साथ जो है बेईमानी या उसके साथ धोखा नहीं करना चाहिए। जब आप कोई काम को करिए तो बिल्कुल ईमानदारी से कीजिए, मेहनत करके कीजिए, ताकि उस मेहनत का फल किसी न किसी को मिल जाए। अगर मेरा मेहनत आपको अच्छा लगता होगा तो जरूर शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके छोटे भाई बहन, आपके दोस्त भी इस टॉपिक को अच्छे से समझ जाएं, जिसको जो अभी तक नहीं सीखा हुआ था वो भी सीख जाएं। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं एनिमल टिश्यू में, उसको बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।